हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा वर्ष 2019 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न पत्र में आप देखेंगे तो 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में दरअसल हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिसके उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखने होते हैं। दोस्तों, वैसे 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक वैसा प्रश्न जिसके उत्तर आपको 20 शब्दों में, दूसरे प्रकार में आपको 100 शब्दों में और तीसरे प्रकार में आपको 300 शब्दों में अपना उत्तर लिखना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो वर्ष 2019 का है और इस प्रश्न में आप देखें, हमारा प्रश्न दोस्तों ये है कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण पर इसके प्रभाव बताइए। दोस्तों, ये प्रश्न 100 शब्दों का है। उत्तर आपको 100 में लिखना है और आपको अधिकतम 6 अंक आवंटित किए जाएंगे। दोस्तों, यहां पे आप देखें, आपको मूल्यांकन करना है और ग्रामीण ऋण पर इसके प्रभाव को बताना है। जब भी कभी मूल्यांकन की बात आती है दोस्तों, हम ये देखते हैं अच्छा क्या है, उसमें मुद्दा क्या है, समस्या क्या है और सुझाव भी देते हैं। दोस्तों, जब हमारा प्रश्न ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, हम प्रश्नों के उत्तर में ये देखते हैं कि हमें किन किन बातों पे बल देना है ताकि कुछ छूट नहीं जाए। दोस्तों, मूल्यांकन करना है, आपको प्रभाव बताना। तो आप देखें दोस्तों, यहाँ पर बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी सटीक आंकड़ों के इसका उत्तर देना बहुत उचित नहीं होगा। दोस्तों, इसीलिए आज हम कुछ आंकड़ों को भी पेश करेंगे ताकि हम प्रभावशाली रूप से बता सकें कि ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो सेवा क्षेत्र अप्रोच है उसका प्रभाव क्या रहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभी आंसर तो कुछ देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे का कि मुद्दा क्या है, तभी आप दरअसल इसके उत्तर को देने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, हम देखें सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण होता क्या है ये दृष्टिकोण। पहली बात तो ये, दूसरी बात उसका प्रभाव और उसके मूल्यांकन के बाद उसकी बात करेंगे। दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक ऋण है उसके वितरण की समस्या तो आजादी के बाद से ही थी। देश में बैंक तो खुले किंतु बैंकों ने शहरी ग्राहकों को ज्यादा लाभ दिया क्योंकि वहां पर जो भुगतान है वो भी उनके लिए आसान था और बैंकों का मुनाफा, बैंकों का बिजनेस वहां से अधिक आता था। और इस चक्कर में ग्रामीण क्षेत्रों को आमतौर पर अवहेलना की गई, उनको वंचित रखा गया और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण को बढ़ाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग उपाय किए। दोस्तों, अब यदि आप देखें तो 1969 में भारत सरकार ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कि वो बैंक अब सरकार के कंट्रोल में रहेंगी और सरकार उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराएगी। और इसी वर्ष दोस्तों एक लीड बैंक स्कीम को शुरू किया गया जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र और जो क्षेत्र शहरों के निकट हैं, जो अभी उतने विकसित नहीं हैं, उन क्षेत्रों में कृषि ऋण के लिए आसपास की जो मुख्य बैंक हैं वो लीड लेंगी, नेतृत्व करेंगी, वहां पर ऋण उपलब्ध कराएंगी। और दोस्तों, यहीं से किसी एक एरिया को सर्विस करने का जो दृष्टिकोण है वो शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं सर्विस एरिया अप्रोच। दोस्तों, हालांकि ये तो क्या था कि बैंक कुछ गांवों को, कुछ जिलों को गोद ले लेगी और उन जिलों में, उन क्षेत्रों में उपलब्ध उन क्षेत्रों के विकास के लिए वो बैंक लीड करेगी, आगे रहेगी, शीर्ष में काम करेगी। दोस्तों, इसी चीज को आगे बढ़ाया आरबीआई ने। 1989 में आरबीआई ने सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अवधारणा को शुरू किया, जिसमें कहा गया कि अब बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों को एक निश्चित एरिया फिक्स करना होगा कि ये जो बैंक है वो इस एरिया में अपनी सर्विस देगा और वहां के लोगों को ऋण उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, यहां पे आप समझिए कि इस वर्ष से आरबीआई द्वारा
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अप्रोच शुरू हुआ, जिसका मतलब यह था कि किसी एक विशेष ग्रामीण या उप शहरी क्षेत्रों तक बैंक विशेष सेवा बैंक ऋण उपलब्ध कराएगा। दोस्तों उससे कहा गया सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण। उद्देश्य क्या था कि उन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण बढ़ेगा तभी दोस्तों खेती, कृषि या ग्रामीण उद्योगों को बल मिलेगा। वरना आप देखिए, अगर वहां ऋण नहीं मिलेगा और देश में पहले से गरीबी थी तो कैसे खेती करेंगे, कैसे उद्योग लगाएंगे और कैसे छोटे उद्योग वहां लगेंगे। तो ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए आरबीआई द्वारा इस वर्ष से सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण शुरू किया गया, जिसका मतलब था बैंकों को उन क्षेत्रों को सेवा देना होगा। तो एक क्षेत्र को चुनेंगे आप, उस क्षेत्र को चुन के वहां पे आप सेवा देंगे ताकि उस क्षेत्र का विशेष विकास किया जा सके। इसको दोस्तों कहा गया है सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण। पहली बात तो ये। अब दोस्तों यहां हमें इसका मूल्यांकन करना है, इसको समझना, ये देखते हैं दोस्तों। 2001 में, सन 2001-2 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण बटा 64,000 करोड़ का कुल ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा गया। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को सन 2001-2 में 64,000 करोड़ का ऋण बांटा गया। दोस्तों आप वर्तमान देखिए, अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्ष 2020-21 में दोस्तों 15 लाख करोड़ का ऋण बांटा गया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव हुआ होगा। 2021-22 में 16.5 लाख करोड़ का ऋण ग्रामीण क्षेत्रों को बांटा गया है और 2022-23 में करीब अनुमानित है 18 लाख करोड़ से अधिक का ऋण दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा जाएगा। हमारा प्रश्न क्या है, ग्रामीण ऋण ही तो हमारा फोकस है कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण ने ग्रामीण ऋण पर क्या प्रभाव डाला। दोस्तों आप देखिए, 1990 से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण शुरू हुआ। दोस्तों इससे पहले काफी हमने कोशिश की। जैसे आप देखें 1975 में बैंकों की स्थापना के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तो 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। क्यों की गई? उद्देश्य यह था कि किसी भी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण मिले, बैंकिंग मिले, ताकि कृषि उद्योग या अन्य ग्रामीण व्यवसायों को प्रोत्साहन मिले। दोस्तों इन उद्देश्यों के फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत भारी मात्रा में ऋण का वितरण होता है। और दोस्तों जबकि 2001-2 में ये कितना था, केवल महज 64,000 करोड़ था, जो आज आप देख सकते हैं एक भारी संख्या में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों इससे हुआ क्या? इससे ग्रामीण आय बढ़ी है, इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा है। दोस्तों आप देखें आज वर्ष 2021-22 में दोस्तों भारत में खाद्यान्न का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। 316 लाख टन, मतलब 316 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन दोस्तों भारत में हुआ है। दोस्तों को बताता हूं मैं, भारत को 1960 के दशक में एक भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। 1967-68 के आसपास हमने हरित क्रांति को शुरू किया और उसी समय हमने ग्रामीण क्षेत्रों तक ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश भी की और 1990 के बाद से ऋण की उपलब्धता बढ़ी। आज दोस्तों भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर है, एक बड़ा उत्पादक है, बड़ा निर्यातक है। दोस्तों उसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक हमने ऋण की उपलब्धता को बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों यहां पर सब कुछ अच्छा ही तो नहीं है। क्योंकि हमें मूल्यांकन करना है तो हम अभी
इसकी समस्या की बात भी करेंगे। समस्या दोस्तों ये है कि जब ऋण बांटा जाता है तो आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। मतलब संस्थागत ऋण की उपलब्धता आज भी बहुत सारे किसानों के पास नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, भारत में जो किसान की संख्या है तो 86%, 86% जो हमारे फार्मर्स हैं वो छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर की भूमि है। 1 या 2 हेक्टेयर की भूमि वाले जो किसान हैं दोस्तों, उनको बैंक जल्दी से ऋण नहीं देती है, तो उन्हें साहूकारों से या अन्य बिचौलियों से ऋण लेना पड़ता है, जिसके लिए उनको 20 से 22% तक का ब्याज चुकाना पड़ता है। दोस्तों आज भी जो ऋण है उसकी जो लागत है बहुत ज्यादा है। 20-22% दोस्तों एक बहुत अधिक ब्याज दर है, जिसके बाद मुनाफा के नाम पर कुछ नहीं बचता। दोस्तों आज भी ये हम देखें तो भले ही हमने इस राशि को बढ़ा दिया हो, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, हमारे इस योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में राशि बढ़ गई है। 64,000 करोड़ के ऋण आज 18 लाख करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों किसके पास जा रहा है? आज भी छोटे और सीमांत किसान तो साहूकारों से ऋण लेते हैं। मतलब हमने ऋण की संख्या, अमाउंट तो बढ़ा दिया, लेकिन जो उसका विस्तार है गरीब किसानों तक, वो विस्तार अभी तक हुआ नहीं है। दोस्तों वहां भी आज महंगे ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होता है, और उसके बाद भी आप देखेंगे उसके ऋण के भुगतान नहीं करने पर उनकी जमीन छिन जाती है और गरीबी व्याप्त रहती है। दोस्तों हालांकि अगर हम देखें तो सन 2001 के बाद से आज तक देश में ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय 22,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से बढ़कर 1,20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी जो ये आय है, इसमें कुछ ऐसे जिले भी आपको मिलेंगे जिनमें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की जो आय है वो केवल 15 से 16,000 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी भारी असमानता हमें देखने को मिलती है। दोस्तों यदि हम इन्हीं बातों को लिख लें, आप देखें क्या हमने देखा अभी तक, मैं सबको लिख देता हूं ताकि आप उत्तर में उसको यूज कर सके। तो पहली बात यह है कि 1969 में लीड बैंक स्कीम आई, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 75 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1982 में नाबार्ड, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण और कृषि विकास का राष्ट्रीय बैंक। दोस्तों आप अगर देखें कि आपको नहीं लगता कि सारे के सारे उदाहरण किसी एरिया को फोकस करते हैं, किसी क्षेत्र को फोकस करते हैं? क्यों? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब ग्रामीण बैंकों की बात हो रही है, क्षेत्रीय बात हो रही है। नाबार्ड, इसमें भी ग्रामीण है, कृषि है, और इसमें दोस्तों क्या है? इसमें तो कह ही दिया गया कि हम सर्विस करेंगे किसी विशेष एरिया का। दोस्तों इन सभी प्रयासों से देश में कृषि ऋण का विस्तार हुआ है, जिसका आंकड़ा हमारे पास में है। वो ये है कि 64,000 करोड़ से आज जो ऋण है वो 18 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता रिकॉर्ड तोड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखें तो 2002-2003 में दोस्तों 2002-2003 में जो ग्रामीण आय है करीब 22,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी, जो आज बढ़कर 2020-21 में करीब 1,20,000 चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है। दोस्तों ये मूल्यांकन की कुछ तकनीकें हैं। तो यदि हम अपना उत्तर लिखना चाहें तो हम बताएंगे कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण से लाभ क्या हुआ? लाभ यह हुआ कि ग्रामीण ऋण, ग्रामीण क्रेडिट या ऋण 2001-2002 में 64,000 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 16.5 लाख करोड़ हो गया।
प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय 2002-2003 में 22,000 रुपए से बढ़कर 2020-21 में 1,20,000 हो गई। दोस्तों हम कह सकते हैं कि देश में जो कृषि है, कृषि वृद्धि दर आज 2021-22 में 3.9% तक टच करने वाला है, जो उस समय 90 के दशक में 2% से भी कम था। दोस्तों ये हमारे कुछ सटीक उपाय हैं या प्रभाव हैं कि ग्रामीण क्रेडिट ने क्या रिजल्ट दिया है। दोस्तों आप यह देखेंगे तो भारत में ऋण की मात्रा हो, ग्रामीण क्षेत्रों की आय हो, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर हो, ये कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के, जो वैसे 1979-89 में आरबीआई ने शुरू किया, किंतु उससे पहले भी अलग अलग वर्षों में अलग अलग नामों से, अलग अलग प्रयासों से इसको हम देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप देखें ये आज भी इसकी समस्या है, वो क्या है आप देखें, समस्याएं क्या है इसकी। दोस्तों जो ऋण है, ऋण का ब्याज दर अत्यधिक ऊंचा है या अधिक है, ये पहली समस्या। आप उसके बाद क्या देख सकते हैं हम, संस्थागत ऋण की उपलब्धता कम है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी असमानता है, जो ऋण बढ़ता है वो आप देखिए आज भी भारत में 86% फार्मर्स क्या हैं, छोटे और सीमांत हैं। इसका मतलब ये कि उनके पास ऋण की उपलब्धता कम होगी और जो बाकी होंगे उनके पास ऋण की उपलब्धता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बिचौलियों से ऋण लेना पड़ता है, बैंक उपलब्ध या बैंकों की सुविधा उस हद तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। दोस्तों इन कारणों से आज भी सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण कुछ एरियाज के लिए अच्छा है दोस्तों, लेकिन आज भी देश में क्या है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। अगर आप देखें मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों जहां पे आपको दिखेगा कि जो आय है कम है, जो विकास है बाकी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है। आप दोस्तों शिवराजपुर तो झाबुआ, दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि आदिवासी जनसंख्या काफी ज्यादा है, जिस कारण से यहां पर आज भी कृषि ऋण की उपलब्धता मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की तुलना में कम है। और देश के बाकी ऐसे काफी जिले हैं, काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस समस्या आज भी है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि आज भी इस दृष्टिकोण के अपने लाभ हैं और अपनी समस्या है। लेकिन दोस्तों इसका एक समाधान भी तो होगा। इसका समाधान क्या कहें, क्या कहा जाए। दोस्तों यहां पर क्या है, जो छोटे वित्तीय बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, डिजिटल बैंक हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, इन कुछ साधनों से हम ग्रामीण क्षेत्रों तक ऋण की उपलब्धता को और बढ़ा सकते हैं। सरकार बैंकों की स्थापना को बल दे, प्राइवेट पार्टीज की सहायता से बैंक ओपन किए जाएं, सरकार बजट में अधिक ऋण के वितरण की बात करे। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, पैसे की दिक्कत नहीं है, उसके वितरण की दिक्कत है। इसीलिए हम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार बैंक खाता हमने खुलवाया, जनधन में बैंक खाता खुलवाया, आधार से उसको लिंक करवाया। अब हम डिजिटल माध्यमों से उस ऋण का वितरण बढ़ा सकते हैं। और यदि किसी कारण से मौसम खराब होता है तो हम किसानों की उत्पाद पर फसल बीमा योजना से उनको बेहतर लाभ दिलवा सकते हैं, ताकि उनके ऊपर ऋण का बोझ या भुगतान का बोझ ना आए यदि फसल खराब हो जाए तो भी। अब दोस्तों हमारे पास सारी बातें आ गई, हम इस उत्तर को क्या लिखेंगे उस पर आते हैं।
दोस्तों हमारे सामने ये प्रश्न है कि 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। हमने सारे कंटेंट की बात तो कर ली, आंकड़ों की हमने बात कर ली। आप देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं 100 शब्दों में, तो पहले हम बनाते हैं उत्तर की संरचना, कि उत्तर की संरचना क्या हो, उत्तर में किन किन बातों को शामिल किया जाए। दोस्तों हम अपना उत्तर शुरू करते हैं एक परिचय से, एक पृष्ठभूमि से, कि हम उत्तर में क्या लिखने वाले हैं, जिसको हम आमतौर पे 10 से 15 शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न ही क्या है, वो 100 शब्दों का है। 10 से 15 शब्दों में हम अपना परिचय लिखते हैं। उसके बाद जो मुख्य बॉडी है, जो मुख्य कंटेंट है, वो आएगा, और अंत में दोस्तों हमारे पास निष्कर्ष आएगा, और निष्कर्ष की हम बात इसमें करेंगे। निष्कर्ष दोस्तों आप देखें, हम करीब 10 से 15 शब्द में लिखेंगे, तो करीब 75 से 80 शब्द में हमें अपने उत्तर का मुख्य जो ढांचा है वो लिखना है। दोस्तों इससे क्या होगा, हम उत्तर के सभी पहलुओं को टच करेंगे और मार्क्स के कटने की गुंजाइश हमारी कम हो जाएगी। तो परिचय हमारा होगा 10 से 15 शब्दों में, निष्कर्ष होगा 10 से 15 शब्दों में, और बॉडी हमारी होगी 75 से 80 शब्दों में। दोस्तों यहां पर जब हम बात करते हैं इस उत्तर की, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके परिचय में। दोस्तों ऐसा है कि हमारे इस उत्तर की मुख्य बॉडी क्या है। आप देखिए, हमारे उत्तर की मुख्य बॉडी है ये, जहां पर हमने प्रभाव और मूल्यांकन को विस्तार से लिखा है कि जब सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को अपनाया गया, उसके बाद से आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता कितनी बढ़ गई है, ग्रामीण आय कितनी बढ़ गई है, कृषि का विकास दर कितना बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ हम बताएंगे कि हमारी समस्या आज भी है कि हमारे आज भी किसान छोटे सीमांत हैं, कृषि परंपरागत है, ग्रामीण असमानता है, ग्रामीण शहरी असमानता है, संस्थागत ऋण की उपलब्धता कम है, और ऋण का जो ब्याज दर है वो भी बहुत ज्यादा है। इस कारण से इतना ऋण बढ़ने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी में कोई बहुत सुधार आया हो, ऐसी हम बात नहीं कर सकते। अब दोस्तों इन बातों को आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना, आप आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि देखें आप कि इस पूरे कथन को यदि आप बनाते, हमने तो इसमें केवल शॉर्ट में लिखा है, यदि आप कथन बनाएंगे तो करीब 30-35 शब्द में आप सकारात्मक बात लिख पाएंगे, और करीब 40-45 शब्दों में आप आराम से इसकी समस्या को लिखेंगे, जिसके बाद आपका मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। मूल्यांकन का मतलब क्या है, आपको सभी पहलुओं को देखना है कि समस्या क्या है और समाधान या उसका दूसरा पहलू क्या है। तो ये उसके लाभ हैं, उसके कुछ सफलताएं हैं, ये उसकी असफलताएं हैं, किसकी, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि हमने बॉडी की बात कर ली, तो बॉडी में हमने जब मूल्यांकन लिखा, तो मूल्यांकन में हमने सकारात्मक करीब 30-35 शब्द का, और उसमें जो नेगेटिव था 40-45 शब्द का हमने लिखा। दोस्तों परिचय में हम क्या लिख सकते हैं, परिचय में आप लिख सकते हैं दोस्तों इन बातों पर जो मैंने बताया आपको कि 1979 से सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को आरबीआई ने शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या था उस पर आप जरूर लिखें। दोस्तों यहां पर क्या होगा, इसका जो उद्देश्य है, जो इसकी परिभाषा है, उससे आप अपना परिचय शुरू कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आरबीआई ने ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष विकास के लिए इस वर्ष से सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि बैंक किसी विशेष ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बैंकिंग सेवाओं को, ऋण सेवाओं को बढ़ाएंगी, ताकि ग्रामीण कृषि विकास हो सके और शहरी ग्रामीण जो विषमताएं हैं वो कम हो सके। दोस्तों यहां पर आप देखिए, आसानी से हम इन तथ्यों से अपने परिचय को लिख सकते हैं। आप इसमें ये भी ऐड कर पाएंगे कि आरबीआई द्वारा शुरू किए गए दृष्टिकोण से पहले भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात हुई, या उससे पहले भी लीड बैंक स्कीम आई, उससे के बाद भी नाबार्ड जैसी योजनाएं या बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों ये आंकड़े सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की परिभाषा हमारा एक बहुत ही अच्छा
परिचय बनेंगे जो आसानी से आप 15 से 20 शब्दों में कर पाएंगे। उसके बाद इन आंकड़ों को लेकर हम प्रभावों और मूल्यांकन को कर पाएंगे, जो हमने यहां पर कर लिया। ये हमारा शरीर होगा, बॉडी का, आंसर का, सकारात्मक नकारात्मक पहलू। अब दोस्तों बात आती है इसके निष्कर्ष की। निष्कर्ष में क्या होगा आप देखें दोस्तों, यहां निष्कर्ष में हम बात करते हैं कि और क्या किया जा सकता है। आप देखें यहां पर दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, छोटे वित्तीय बैंक, सहकारी बैंक जैसे कुछ नए सुधार या पुरानी स्कीम्स में भी हम अधिक आवंटन करके, किसानों को जागरूक करके कृषि क्षेत्र में ऋण के विस्तार को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों विशेष रूप से क्या करना पड़ेगा अपने को, हमें इस समय देश के 700 से अधिक जिलों में से सबसे पिछड़े जो जिले हैं उनका चयन करना होगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटका में हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में हो, देश के इन जिलों में से सबसे पिछड़े जिले कौन से हैं जहां पर कृषि के ऋण की उपलब्धता हमें बढ़ानी है। क्योंकि देखिए तो अब देखिए यहां पर, भले ही हमने 2001 में 64,000 करोड़ से आज 2021 में 18 लाख करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करा दिया हो, लेकिन ये जो सफर है दोस्तों, इसमें सफर में आप देखना होगा कि किस भाग को ऋण अधिक मिला, किस भाग को ऋण कम मिला। हो सकता है कि हम कुछ जो हमारे रिच राज्य हैं उन राज्यों के किसानों को पैसा मिल रहा हो, किंतु जो राज्य हमारे पिछड़े हैं उन तक आज भी इसका लाभ नहीं मिल रहा हो। इसीलिए हमारा निष्कर्ष यहां पर यह होना चाहिए कि जो राज्य हमारे पिछड़े हैं उनका चयन हो, उनके पिछड़े जिलों का चयन हो, उनके पिछड़े तहसीलों का, गांव का चयन हो। उसके बाद उन क्षेत्रों में इन सुविधाओं से विशेष ऋण का आवंटन किया जाए। दोस्तों एक बात और है, यहां पर हम ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 18 लाख करोड़ का ऋण बट रहा है, तो हम इस ऋण में से कुछ हिस्सा अत्यंत ही पिछड़े क्षेत्रों के लिए आरक्षित कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि इतना ऋण बांटना है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें से मान लिया 30%, 40% अत्यंत ही पिछड़े राज्यों के लिए। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट जिला है, झाबुआ जिला है, शिवराजपुर जिला है, उन जिलों में जो विशेष हमारे क्षेत्र है, अब मान लीजिए हमें इंदौर है, देवास है, वहां के कुछ ग्रामीणों का प्रोत्साहन देना है, वहां से निर्यात को प्रोत्साहित करना है, तो उन जिलों के उन क्षेत्रों, गांवों को विशेष ऋण का आवंटन करके वहां से हम कृषि निर्यात को, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जिससे दोस्तों क्या होगा, हम इस सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का पूर्ण लाभ ले सकेंगे। दोस्तों ये था हमारे इस प्रश्न का सटीक उत्तर। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम अपने उत्तर में परिचय लिखेंगे, उसके बाद बॉडी आएगी, उसके बाद निष्कर्ष आएगा। पहली बात तो ये परिचय दोस्तों आमतौर पे क्या होती है, जो पूछा गया है उसकी पृष्ठभूमि परिचय होती है। तो यहां पर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का जो परिभाषा है वही हमारा क्या है, हमारा परिचय है। इसके बाद जब मूल्यांकन की बात आएगी तो आप मूल्यांकन प्रभाव में दोनों की बात करेंगे, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। इसके बाद दोस्तों आप बात करेंगे उसके सुझाव की, जिसके बाद 100 शब्दों का आपका उत्तर बहुत सटीकता से पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारे इस प्रश्न का उत्तर लिखने की शैली और अतिरिक्त जानकारी जो हमें चाहिए, जिसके माध्यम से हम आने वाले वर्षों के प्रश्नों को भी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही हम इस उत्तर को समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम अगले वीडियो में दरअसल उन प्रश्नों को भी लेंगे जहां पर आपको बड़े 300 शब्दों में अपना उत्तर लिखना होता है, और हम ऐसे प्रश्न भी करेंगे जहां पे आपको अपना उत्तर 15 से 20 शब्दों में करना होता है। लेकिन आप देखें जो 300 शब्द के हमारे उत्तर होंगे उसकी शैली अलग होगी, जो हम अलग वीडियो में करेंगे, और 15 से 20 शब्दों के उत्तर की शैली अलग होगी, जिसका भी हम अलग वीडियो में हमने उसको किया है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए आप दृष्टि देखते रहें।
धन्यवाद।